नमस्कार, आप सभी का स्वागत है इंडिया.com में। मैं हूं यथार्थ और मेरे साथ हैं जियो पॉलिटिकल एक्सपर्ट त्रिवेद सिंह मैनी सर। उनकी जानकारी नेपाल और पूरी दुनिया को लेकर बड़ी सटीक है। जैसे कि आप सब जानते हैं, नेपाल में अब चुनाव हो चुके हैं। नेपाल में पिछले साल दुनिया में पहली बार ऐसा देखा भी गया था कि जेन ज़ी आंदोलन हुआ था, युवाओं का एक आंदोलन हुआ था। अब उसके बाद नेपाल में चुनाव हुए और वहाँ पे काठमांडू के मेयर रहे और फॉर्मर रैपर बालेन शाह की पार्टी ने जीत हासिल की है। अब माना जा रहा है कि वो देश के अगले प्रधानमंत्री होंगे। आप सबको बता दें कि नेपाल भारत और चीन के लिए स्ट्रेटेजिकली बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके पहले की जो सरकार थी, केपी ओली उस समय प्रधानमंत्री थे, वो चीन के बहुत नज़दीक जा रहे थे। उनने कई बार भारत के बिगड़े हुए नक्शों को भी सामने रखा था। इसलिए अब जो चुनाव हुआ है, एक नई पार्टी चुनकर आई है इस चुनाव में। इसका क्या भारत पर असर होगा, चीन पर क्या असर होने वाला है, और पूरी दुनिया की भी इस पे कहीं ना कहीं नज़र है, क्योंकि चीन भारत के लिए नेपाल बहुत ज़रूरी है, वो उनके बीच है। अब देखते हैं आगे क्या होता है। सर बताएंगे हमें, सर प्लीज़। हाँ जी, हाँ जी। सो इसको, ये जो इनकी जीत है, इसको एक संदर्भ में, एक कॉन्टेक्स्ट में नहीं देखा जा सकता। सबसे पहली बात तो ये है, ये आई थिंक 35 ईयर्स के, 35 साल की आयु इनकी। तो और ये जेन जी जो था, एक प्रोटेस्ट सब ये 2025 में शुरू हुआ था। उस प्रोटेस्ट में कई प्रोटेस्टर्स पहले सोशल मीडिया पे बैन लगा, फिर कुछ प्रोटेस्टर्स मारे गए, फिर उसके बाद जो प्रधानमंत्री थे केपी ओली, उनको इस्तीफा देना पड़ा। तो नेचुरली उन प्रोटेस्ट्स का काफ़ी असर पड़ा। और जो ये पार्टी है आरएसपी, कई लोगों को लग रहा था कि शायद जब चुनाव होंगे तो शायद ये इतने सब जो समर्थन है ये नहीं ले सकेगी लोगों को, मतलब जो आम जनता है वो शायद समर्थन इतनी बड़ी जीत का किसी को अंदाजा नहीं अंदाजा था। तो आई थिंक ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है भाई। एक नई पार्टी, जैसे हम कहते हैं ना पॉलिटिकल स्टार्टअप्स हैं, तो डेफिनेटली एक जो यूथ है शायद, क्योंकि एक तरफ वहाँ जैसे कई और देश हैं उधर ये है ना कि भाई जो एलीट हैं वो बहुत वेल ऑफ हैं आर्थिक तौर पर, और सो डिस्पैरिटी है इकोनॉमिक, जो नेपाल के अंदर। बिल्कुल। अगर हम तो उसके खिलाफ एक रिजेंटमेंट, एक क्रोध तो था। आक्रोश बना बिल्कुल बिल्कुल और फिर वो सत्ता जानी पड़ी। हाँ, एक तो वो था। तो और फिर जो एवरेज एज है, जो आई थिंक 25 की, मतलब जो यंगस्टर्स जो हैं वो बहुत डोमिनेंट हैं जी। नेपाल। सो आई थिंक एक थॉट प्रोसेस बदल रहा है। सो एक सबसे पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये है, इनकी जो विदेश नीति है उस पर अभी अगेन कुछ कहना बड़ा मुश्किल होगा। हिंदुस्तान में, भारत में पढ़े हैं ये, इन्होंने पढ़ाई शिक्षा यहाँ पे प्राप्त की है। अच्छा। कर्नाटका में। और अगर हम देखें वैसे भारत के खिलाफ जो रवैया रहा है बड़ा मिक्स्ड है। जैसे इन्होंने एक बार जो हिंदी की जो फिल्में हैं, बॉलीवुड की जो फिल्म्स हैं, उसकी उन्होंने कहा था इनको बैन कर देना चाहिए काठमांडू पे। एक तो ये फिर जो इवन हम बात करते हैं जब जो मैप है एक डिस्प्यूटेड, हाँ, वो उसको हाँ बड़ा। और सो अभी पर हमने जब हम देखते हैं ना पड़ोस में, एक और बड़ा फिनोमेना है कि ये लगता है कि जो जब आउट ऑफ पावर होते हैं नेता, वो शायद एंटी इंडिया कुछ बात, जब इन पावर आ जाते हैं तो उनको एक रियलिस्ट अप्रोच लेनी पड़ती है और बैलेंस संतुलन करना पड़ता है, वास्तविकता में आना पड़ता है कि वो राजनीतिक जो बोलते हैं वो हर जगह नहीं चल सकता जब आप सत्ता में हो। सो उनको जो चीन के ऊपर जो ज़्यादा निर्भरता है दक्षिण एशिया में, सरकार, हम क्या करते हैं, हम कंफ्यूज कर देते हैं। देखिए सरकारों की सोच अलग है, लोगों की अलग है। जैसे हम कहते हैं जो P2P, पीपल टू पीपल, इंडिया का फार स्ट्रॉन्गर है, दक्षिण जो हमारे पड़ोसी देश हैं। तो नेपाल में भी शायद जब ये पावर में आएंगे, ठीक है इन्होंने अपना इंटरेस्ट देखना सारा, और इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी की बात करते हैं, लेकिन चीन के कुछ जो प्रोजेक्ट्स थे विवादित बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के नीचे, तो इन्होंने उनको अपोज किया है। तो चीन की जो प्रेजेंस है नेपाल में आर्थिक, अब उस पर शायद देखिए अब क्या रवैया लेते हैं। तो मेरे ख्याल से जब ये अगर अभी बहुत मुश्किल है क्या ना, बट आई थिंक अगर इन्होंने अगर कामयाब होना है तो उनको बैलेंस तो करना पड़ेगा। ठीक है, अब हम उनके अपने इंटरेस्ट हैं, वो टोटली इंडिया के हिसाब से, बट इवन अगर वो बैलेंस चलते हैं और इंडिया से वैसे भी, जैसे हमने बात की इंडिया नेपाल की, तो पीपल टू पीपल कोऑपरेशन बहुत स्ट्रॉन्ग, तो उसके ऊपर बिल्डअप करते हुए अगर वो इकोनॉमिकली बेनिफिट करना चाहें,
विवाद तो कुछ हुए हैं पिछले 2-3 साल, एक दशक से कुछ ऊपर नीचे हो रही हैं की बातें, बट लेकिन अगर अगर नेपाल ने आर्थिक तरक्की करनी है तो फिर भारत के साथ अच्छे ताल्लुकात, अच्छे संबंध ज़रूरी हैं, तो उनको एक बैलेंस्ड अप्रोच लेनी पड़ेगी। तो अब इनके करीबी भारत की तरफ ज़्यादा आएगी कि चीन की तरफ ज़्यादा जाने की संभावनाएं कैसी जताई जा रही हैं इस वक्त? बड़ा देखिए, बात यह है कि जब आप बात करते हैं भूगोल की बात करते हैं, ज्योग्राफी की बात, नेपाल ऐसे सिचुएटेड है कि उसको पूरा बैलेंस करके रखने की ज़रूरत है। और जो जैसे जस्ट नॉट ओनली नेपाल, जो दूसरे भी देश हैं, पड़ोसी देश, श्रीलंका है, हम अब उनके अगर ताल्लुकात, उनके संबंध अगर अच्छे हैं चाइना से, तो वो ठीक है, एक हद तक वो ठीक है। हमारे को देखो, भारत को सिर्फ अगर मान लो वो कोई संबंध चीन के साथ, उनके संबंधों से हमारे सुरक्षा पे कोई असर पड़ रहा है, फिर हमारे को क्योंकि इंडिया को भी सिक्योर होने की जरूरत है, तो थोड़ी स्पेस देनी चाहिए। पर एट द सेम टाइम जो छोटे देश हैं भी, उनका भी ये नहीं होना चाहिए बस कि चाइना उनको इस्तेमाल करी जाए। कई बार लोग बोलते हैं चाइना लोन देता है या अलग अलग चीज़ें देता है ताकि अपने एक डोमिनेंस बना सके सरकार के अंदर। वही देखिए, जो चाइना के इकोनॉमिक लिंकेजेस हैं नेपाल में, अब उसके साथ अब कई प्रोजेक्ट्स पे लोगों ने सवाल उठाने शुरू कर दिए। जैसे मैंने आपको कहा था, इन्होंने भी अपने मैनिफेस्टो में BRI का एक जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का प्रोजेक्ट हटा दिया था। बाकी भी जो लिंकेजेस हैं, कुछ उनके जैसे एयरपोर्ट बनाया है, कई सवाल उठे उन प्रोजेक्ट्स के ऊपर। सो आई थिंक अगर, अब कहना मुश्किल है भी किस तरफ चलेंगे, बट अगर बैलेंस चलेंगे तो इकोनॉमी के लिए भी बेटर है, साउथ एशिया की जियोपॉलिटिक्स के लिए भी, और सबसे बेहतर भारत के लिए बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ओके, थैंक यू वेरी मच सर। अभी नेपाल के चुनाव के रिजल्ट पूरी तरीके से नहीं आए हैं, पर पिक्चर बिल्कुल क्लियर दिखने लग गई है कि बालेन शाह अब हो सकता है कि अगले प्रधानमंत्री और उनकी पार्टी को सबसे बड़ी लीड मिली है। KP ओली को उनने हराया भी है और उनकी पार्टी KP ओली की तो बहुत बुरी तरीके से हार चुकी है। तो हमारी नज़र नेपाल पे बनी क्योंकि वो भारत के लिए बेहद ज़रूरी है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। ऐसी खबरों के लिए देखते रहिए India.com।